नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आज आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और नक्शे पर इतिहास ये कार्यक्रम धीरे धीरे आप लोगों के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे लौह युग के स्थलों के बारे में। तो क्योंकि हम इतिहास को नक्शे पर पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम है नक्शे पर इतिहास, है ना। नक्शे पर इतिहास, ठीक। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप लोगों को प्रत्येक सोमवार, ठीक है, और बुधवार और शुक्रवार को प्रदान हो रहा है। तो आप लोग हफ्ते में 3 दिन इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कितने लोग रेगुलर व्यूअर हैं इसके, ये भी बताइएगा। आज के टॉपिक को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके सामने। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लौह युग या लौह संस्कृति। हम इसको लौह संस्कृति कह सकते हैं। लौह संस्कृति इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके जो स्थल हैं उनको नक्शे पर देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तथ्य जो हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो लौह काल के समय को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो लौह काल है, जो ये लौह काल है, लौह काल, इस लौह काल को हम यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। लौह काल का जो समय है उसको जानने का, थोड़ा सा खंगालने का प्रयास करेंगे। देखिए, लौह काल के टाइम पीरियड को लेकर के हिस्टोरियंस जो हैं उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर हम साहित्यों की बात करें और पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, उनके विश्लेषण करें, तो उनसे ज्ञात होता है कि भारत के जो डिफरेंट जो इलाके हैं उनमें लोहे का जो प्रचलन है उसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास, कितना, तकरीबन 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 1000 यानी बिफोर क्राइस्ट 1000, ठीक है, ईसा पूर्व 1000 के आसपास हमको भारत में लौह युग की कल्पना देखने को मिलती है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका प्रचार जो है वो और पहले हमको देखने को मिल सकता है, जो कि पाषाण काल के तुरंत बाद हुआ माना जाता है। यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है कि दक्षिण भारत में जब पाषाण काल समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद ही लौह काल हमको देखने को मिल जाता है। तो वहां पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज व्यापक स्तर पर भारत में माना जाता है कि उत्तर भारत में तो खास तौर से लौह काल 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया। ठीक है, उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में जो 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 क्रम है, अगर उस क्रम की बात करें तो क्रम कैसा है? क्रम कुछ इस तरीके का है। जैसे सबसे पहले भाई पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद माना जाता है कि ताम्र पाषाण काल आया, ताम्र पाषाण काल आया। ताम्र पाषाण काल के बाद तांबे का जो प्रयोग हुआ उसमें अगली धातु जुड़ी, ताम्र के साथ साथ कांस्य युग आया, कांस्य युग आया, और कांस्य युग के बाद लौह युग आया, लौह युग आया। जबकि दक्षिण भारत में पाषाण के बाद लौह युग की कल्पना की जाती है। तो ये कुछ मतलब एक कह सकते हैं कि मानने का एक है, इतिहासकारों का अलग अलग अपने साक्ष्यों के आधार पर उनकी उत्पत्ति को लेकर के। जो भी हो, डेफिनेटली पाषाण काल के बाद में धातु काल जो आया, पाषाण काल के बाद में जो ये धातु काल आया, इस धातु काल ने बृहत स्तर पर हमको परिवर्तन दिखाया है। बृहत स्तर पर क्या दिखाया है? परिवर्तन दिखाया है। और ये परिवर्तन
मानव जीवन में तेजी से विकास को दिखाएगा, क्रांतिकारी स्तर पर परिवर्तन को दिखाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस परिवर्तन से मानव जीवन ने एडॉप्शन जो रखे हैं, अपना जो विकास रखा है, विकास बहुत तेजी से किया। क्योंकि उसने जो औजार बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके जो औजार बनने शुरू हुए, औजार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता आई। ठीक है, उसमें तीव्रता आई। ये औजार अब पहले से ज्यादा स्थायी हुए। ठीक है, ये औजार पहले से ज्यादा हम कह सकते हैं कि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हुई, यानी कि स्थायी वही हुए, और मजबूत भी ज्यादा रहे। ये पहले से ज्यादा मजबूत रहे, और पहले से ज्यादा हम कह सकते हैं कि हल्के हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि टिकाऊ हैं, हल्के हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा सकते हैं, मूवेबल हैं, पोर्टेबल हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी जो है उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सरल मशीन के तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल सरल मशीन के तौर पर कहीं ना कहीं किया जाना शुरू किया गया है। अब इसकी वजह से जो मानव है उसमें जो उसका कृषि कार्य है, कृषि और पशुपालन वाला जो कार्य है, उसमें सुगमता आ जाती है। पशुपालन का जो कार्य है उसमें सुगमता आ जाती है। न सिर्फ कृषि और पशुपालन के कार्यों में सुगमता आती है, बल्कि दूसरे जो भी उद्यम के कार्य हैं, जो उद्यम कार्य हैं, उन उद्यम कार्यों में भी सहायता होनी शुरू हो जाती है। तो मानव धीरे धीरे उद्यम की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, और मानव जब उद्यम की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं सामुदायिक होना शुरू हो जाता है। सामुदायिक होना शुरू हो जाता है। तो सामुदायिक होना, सभ्यता का विकास करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन्हीं टूल्स और इन्हीं कह सकते हैं कि धातुओं पर निर्भर होना शुरू होती है। तो आई होप कि आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है वो निश्चित तौर पर पता चल गई होगी। इसमें लोहा जो है वो ज्यादा बड़ी भूमिका निभा पाया, क्योंकि अभी तक जो धातुएं खोजी गई, जैसे अगर मैं तांबे की बात करूं, अगर मैं कांसा की बात करूं, तो तांबा और कांसा की तुलना में लोहा जो है वो अधिक कठोर धातु है, और इस प्रकार की कठोर धातु है जिसको हम इसकी तुलना में अधिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। मतलब लचीला भी है और इस प्रकार का कठोर भी है कि एक बार स्वरूप प्रदान करने पे वो आसानी से रूप नहीं बदलता। ये लचीले हैं, मतलब इनको हम स्वरूप प्रदान करते हैं तो ज्यादा तेजी से प्रेशर देने पर इनका स्वरूप बदल भी जाता है। तो इनकी तुलना में अगर हमें जैसे मान लेते हैं हथियार बनाना है, तो हथियार प्रणाली में अगर तांबे के हथियार देखे जाए तो उससे ज्यादा बेहतर लोहे के हथियार होंगे। और अगर हम गृह निर्माण प्रणाली में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, गृह निर्माण प्रणाली में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर भी लोहा ज्यादा इस्तेमाल होगा, ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होगा। जैसे अगर हम घर के किसी आधार में इस्तेमाल कर रहे हो, किसी खंबे में इस्तेमाल कर रहे हो, किसी सहारे में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां लोहा ज्यादा मजबूती से टिक सकता है तांबे और कांसे की बजाय। अगर हम बर्तनों में इसका प्रयोग कर रहे हो तो भी आप यहां पर ज्यादा समय तक टिक सकता है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही है, जो है महती भूमिका निभा रही है, और यही कारण है कि लोहा तांबे और अन्य की तुलना में ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ताम्र और कांस्य के प्रयोग के बाद अगर आप देखोगे तो लौह जो है वो ज्ञान, वो अस्त्र शस्त्र और कृषि जो उपकरण हैं, उन उपकरणों के निर्माण में मानव जीवन में एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप अगर आप देखोगे तो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, खासतौर से उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, इन सब जगहों पर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में पुरातात्विक स्थल हमको मिलते हैं जो लौह उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए इस बड़े स्थल के प्रयोग करने वाले कल्चर को हम लोग लौह संस्कृति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लौह संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल इसका अगर हम विभाजन देखें तो ओवरऑल हम इसका 3 तरीके से विभाजन कर सकते हैं। और वो 3 तरीके का विभाजन कैसे हो सकता है? वो 3 विभाजन हो सकता है कि एक तो भाई हमारा उत्तर भारत का विभाजन हो सकता है, उत्तर भारत की लौह संस्कृतियां। दूसरा हो सकता है मध्य भारत की लौह संस्कृतियां, और तीसरा हो सकता है
दक्षिण भारत की लौह संस्कृतियां, ऐसे करके अब करने को तो यार पश्चिम भारत की लौह संस्कृतियां भी कर लो, लेकिन उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप ऐसे जो है उत्तर मध्य और दक्षिण भारत के क्रम की लौह संस्कृतियों में विभाजन कर सकते हो। शानदार तरीके का, इस तरीके का लौह विभाजन हमको देखने को मिलेगा। तो हम आज जो है पूरा नक्शा ना बना करके, अब इनमें में से भी ज्यादातर आपको उत्तर भारत की लौह संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। अधिकतर जो है आपको लौह संस्कृतियां जो है वो उत्तर भारत की, ज्यादा से ज्यादा संस्कृतियां हमको देखने को मिलेंगी वो उत्तर भारत की लौह संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत की जो लौह संस्कृतियां मिलेंगी वो महापाषाण संस्कृति के साथ देखने को मिलेंगी। तो हम उसको महापाषाणिक संस्कृति के साथ पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा महापाषाण संस्कृति का होगा, तो हम उसको महापाषाण संस्कृति में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। आज 10 नवंबर है, लेकिन आपके पास में 12 नवंबर तक का समय है, क्योंकि 12 नवंबर को शुरुआत हो रही है बैच की, और उससे पहले आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं, अगर आप 2027 या 2028 को टारगेट कर रहे हैं, 2027 या 2028 को टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बैच है। मैं इन दोनों बैचेस में इतिहास पढ़ा रहा हूं, और दोनों ही बैचेस में आप देखोगे तो ये वाला जो 2028 वाला बैच है, इसमें तो बेसिक की क्लास भी मिलेगी, इसमें तो बेसिक की क्लास भी आपको मिलेगी। बेसिक का मतलब इसमें हिस्ट्री बेसिक्स की क्लासेस भी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसमें और दोनों ही क्लासेस, दोनों ही अगर उसमें देखोगे तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस जो कि बाद में रिकॉर्डेड भी हो जाएंगी, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। बुक्स के लिए आपको एक बॉक्स जाएगा आपके घर पर, जो कि हम लोग सिलेक्शन बॉक्स बोलते हैं उसको। वो सिलेक्शन बॉक्स में आपको 18 बुक्स जो हैं होंगी, 18 बुक्स का पूरा एक सेट होगा जो उसके अंदर जाएगा, प्लस इसके अंदर दूसरी एसेसरीज भी होंगी, दूसरी अन्य एसेसरीज भी होंगी, जैसे इसके अंदर मैप होगा, ठीक है, हाइलाइटर होगा, ठीक है, इसके अंदर हाइलाइटर होगा। इसके अंदर जो है आपके स्टडी मटेरियल में जो है वो, जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो ना, आंसर राइटिंग के लिए पूरा एक बंडल दिया होगा 400-500 पेजेस का। इसके अंदर आपका कैलेंडर होगा, ऐसे करके बहुत सारे एसेसरीज इसके अंदर आपके दिए गए होंगे। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड होंगी। इस कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगी। जब आपका प्रीलिम्स का टेस्ट, प्रीलिम्स आएगा प्रीलिम्स के लिए मिल जाएंगी, मेंस आएगा तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो वो सारी सुविधाएं जो आपको इसमें चाहिए वो सब इसमें मिल रही है। मेंटरशिप इसमें मिलेगी, मेंटरशिप इसमें मिल रही है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फीस जो है वो, फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। आप प्री क्वालिफाई कीजिए, हम आपकी फी रिफंड करा देंगे। और ये जो कोड है विरद लाइव, विरद लाइव, ठीक है, ये कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए, ठीक है। तो विरद लाइव कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच की शुरुआत हो रही है 12 नवंबर से। 18,999 में आपको 2027 का बैच, और 30,999 में आपको 2028 का बैच उपलब्ध हो जाएगा। शाम को 6 बजे का बैच है, बढ़िया मस्त पढ़िए। इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे फॉर्म दिया है, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, गूगल का फॉर्म है। और अगर आप फ्री बैचेस चाहते हैं किसी भी चीज़ के, तो नीचे जो लिंक दिया है उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ फ्री बैचेस हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, तो नॉर्दर्न रीजन में जो है उसमें आपको जो गंगा घाटी का जो इलाका है, बेसिकली वहाँ गंगा घाटी के इलाके में ज़्यादातर प्लेसेस हमको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो लोकेशन है, अधिकांश जो जो स्थल हैं वो अपर गंगा वैली जो इलाका है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो मैप है वो पूरा का पूरा इंडिया का ना बना करके गंगा वैली का मैप बनेगा। तो गंगा वैली का चलिए बनाते हैं मैप। तो इसमें गंगा रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो गंगा रिवर बनाना तो बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से आप में से सब लोग गंगा रिवर बनाने के लिए आज तैयार हो गए। गंगा रिवर तो सब लोग बना लोगे, है कि नहीं। तो चलिए गंगा रिवर बनाते हैं। यहाँ से शुरू कर देते हैं, ऐसे करके आप लोग भी ऐसे गंगा रिवर बना सकते हो, ऐसे आराम से करके चाहो तो
ऐसे करके गंगा रिवर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक रिवर बन गई गंगा। गंगा की एक सहायक नदी आपको मालूम ही है, वो कौन सी है? यमुना रिवर है। कहीं पर भी बना लो ऐसे करके, गंगा की सहायक रिवर, ऐसे करके यमुना नदी बन गई। गंगा की सहायक नदी हो गई यमुना। तो गंगा और यमुना इस तरीके से दो नदियां आपकी यहां पर बन जाएंगी, ठीक है। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, ये जो यमुना है, यमुना के दक्षिण से एक नदी जाती है जो यमुना की सहायक नदी जाती है, एक छोटी सी सहायक नदी, आप चाहें तो ऐसे करके बना लीजिएगा। तो क्योंकि गंगा घाटी पूरा बना रहे हैं तो इसमें इसमें इसके आसपास की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैं आपको बनाना बता दे रहा हूं। ये आपकी चंबल नदी है। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल रिवर, रिवर चंबल, ठीक है। ये यमुना हो गई, ये गंगा हो गई। और गंगा के, जैसे गंगा इस तरफ बह रही है ना, मतलब ऐसे बह रही है, तो ये बायां हिस्सा हो गया, ऐसे जा रही है तो ये उत्तर की ओर बायां हिस्सा, नीचे दक्षिण की ओर दायां हिस्सा। तो बाईं तरफ से, गंगा के बाईं तरफ से उत्तर की ओर से जो नदी जाती है वो नदी जाती है गोमती। तो आप ऐसे करके, यहां से ऐसे करके ऐसे ये गोमती नदी ला सकते हैं। ये गोमती नदी है, ठीक है। तो ये ऐसे मान के चलो कि ये गोमती नदी है, जैसे यमुना आती है वैसे ही गोमती नदी आती है। और गोमती से बाएं और लेकर के आओगे तो घाघरा नदी आएगी, ठीक है। तो हम गोमती से बाएं ऐसे लेकर के, ऐसे पास से ही गुजरती फिर दूर हो जाती है, और ये कैसे भी ले आओ तो गोमती नदी, माफ कीजिएगा, घाघरा नदी। और घाघरा से थोड़ा सा उत्तर से लेकर के और फिर दक्षिण की ओर लेकर के आओगे, ऐसे ऐसे करके लेकर के आओगे तो ये आपकी एक और नदी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गंडक। गंडक से ही दक्षिण की ओर, गंडक और जो आपकी घाघरा नदी है, इसके बीच में जाकर के एक नदी दक्षिण में मिलती है, इसका नाम है सोन नदी। तो आप चाहें तो यहां से ऐसे एक नदी बहा करके ले जाएं, ये बीच में मिला दें, इसको मिला दें सोन नदी। तो ऐसी कुछ एक आध नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बनने। तो बेसिकली हम इसे थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं, गंगा नदी को और यमुना नदी को डबल कर देते हैं इसको, तो ये बोल्ड हो जाएंगी, है ना। तो ये नदियां थोड़ी सी, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वो नदियां दिखें और बाकी सारी सहायक नदियों के तौर पर दिखाई देंगी। तो मैं इन्हें हल्का सा डबल डबल लाइन पे बना दे रहा हूँ। यार डबल लाइन से अच्छा है कि इसको पेन ही मोटा कर दो ना, तो काम बन जाएगा। क्या बात है, उतना पेन ही मोटा नहीं हुआ अभी। अब बनाना काम। अब सही है, ऐसे निकाल ले जाओ आगे। ये हो गई यमुना। वैसे यमुना हमने पहले बना ली, चलो अब गंगा को ले जाते हैं। ये हो गई गंगा, उसी में यमुना आके मिल गई फिर, ठीक है। अब बाकी सारी हो जाएंगी इसकी सहायक नदियां, बाकी हो जाएंगी सहायक नदियां, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये चंबल हो गई, तो आप इसको लिख लो कहीं, ये आपकी यमुना नदी है, ये आप इसे यमुना लिख लो जी, ठीक है। ये यमुना हो गई, यमुना के ऊपर गंगा है, गंगा के ऊपर कौन सी बताई मैंने आपको? गोमती। गोमती के ऊपर कौन सी बताई? घाघरा। और घाघरा के ऊपर कौन सी बताई? ये वाली गंडक, ठीक है। ये आप कहीं भी लिख लो ऐसे करके, गंडक, गंडक, ठीक है जी, गंडक। तो ये आपकी कुछ नदी यहां पर हो जाती हैं। चलिए अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हम लोगों को यहां पर याद रखने हैं, इसी कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस जो हम लोग को याद रखने हैं। तो नॉर्दर्न प्लेस में, नॉर्दर्न उत्तर भारत में अधिकांश जो स्थल हैं गंगा घाटी के यही इलाके हैं, गंगा बेसिन आप बोल सकते हो इसमें। इसमें एक जगह पड़ती है हस्तिनापुर। अब देखिए कितने लोग हस्तिनापुर को जानते हैं? हस्तिनापुर कितने लोगों ने नाम सुना है?
मेरठ में पड़ता है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला इलाका है वहां पे आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। मालूम है किसी को? हाँ या नहीं? अरे बता दो भाई, किसी को हस्तिनापुर मालूम है? नहीं मालूम है? हैं? किसी ने हस्तिनापुर के बारे में सुना है कभी कि नहीं सुना है? हम्म। तो यहां कहीं पे आपका हस्तिनापुर पड़ेगा, इस जगह पर। ये है आपका हस्तिनापुर। ठीक है, याद रखोगे? तो हस्तिनापुर से कुछ उत्खनन की सामग्रियां हम लोगों को मिलती हैं। हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसका, और यहां से कुछ चित्रित धूसर मृतभांड हमको देखने को मिलते हैं। हस्तिनापुर से क्या देखने को मिलते हैं? हस्तिनापुर ये एक लौह संस्कृति का केंद्र है, और यहां से पीजीडब्ल्यू वेयर्स देखने को मिलते हैं। पीजीडब्ल्यू संस्कृति हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे, वैसे अलग से आप पढ़ते हो पीजीडब्ल्यू। चित्रित धूसर मृतभांड मतलब पेंटेड है, ये ग्रे वेयर है, ग्रे कलर के वेयर्स हैं, तो वहां से हमको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ लोहे के उपकरण, बहुत सारे यहाँ से लोहे के उपकरण मिलते हैं। खास तौर से आपको यहाँ पर बाड़ाग्र देखने को मिलेगा। बाड़ाग्र है, भाला है। भाला समझते हो ना? बाड़ाग्र मतलब बाण जो होता है उसके आगे का, ऐसा जो तीर होता है, जैसे ये तीर है तो इसके आगे का जो ये हिस्सा है, ये बाड़ाग्र, ये चीज हमको वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा तमाम प्रकार के चाकू हैं, चाकू हैं, कुदाल है, कुदाल है, कुदाल, कुल्हाड़ी, जो कुछ भी है, कुछ इस तरीके की चीजें हमको वहां पर, छोटे छोटे चिमटा, पिन, ऐसी जो है चीजें वहां से देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस जगह है, ये क्या नाम है, हस्तिनापुर के अलावा एक जगह है अतरंजी खेड़ा। बहुत ही फेमस जगह है एक हमारा अतरंजी खेड़ा। अब अतरंजी खेड़ा का भी नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अतरंजी खेड़ा ये आपका गंगा नदी के किनारे, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ पड़ता है गंगा नदी से। ठीक है, यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर अतरंजी खेड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये लोकेशन आपकी अतरंजी खेड़ा की है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा समथिंग यहाँ कहीं पर, इस जगह पर। ठीक है, तो एक लोकेशन आपकी हस्तिनापुर है, एक लोकेशन आपकी अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है, धातु जो लोहा है वो कच्चे अयस्क के तौर पर पाई जाती है। उससे कोई चीज बनानी है तो उसकी मेटलर्जी हमको आनी चाहिए, है ना, धातु कर्म उसका आना चाहिए। तो जो अतरंजी खेड़ा है उसमें से हमको धातुमल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धातुमल प्राप्त होते हैं। और धातुमल हमको ये बताते हैं कि भैया यहाँ पर मेटलर्जीज जो हैं वो करनी सीख गए थे लोग, आयरन स्लैग जिसको बोलते हैं। इससे पता चलता है कि धातु को गलाने की जो कला है, धातु गलाने की जो कला है, धातु गलाना जो है वो यहाँ के लोग सीख गए थे। और धातु को गला के ही कोई शेप आप दे सकते हो, तभी ढलाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चित्रित धूसर मृतभांड और ये सारी चीजें तो हमको वहां से देखने को मिलती ही हैं, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है। इसके अलावा इसी का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पश्चिमी इलाके में निकल जाएंगे, क्या नाम है, माफ कीजिएगा, जो ये यमुना नदी का जो और पश्चिमी इलाका है वहां से अगर आप चले जाओगे तो एक जगह पड़ती है नोह। वैसे तो वो राजस्थान का इलाका है, भरतपुर वाला इलाका पड़ता है नोह, दोआब क्षेत्र का पश्चिमी इलाका है ये। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सपोज दैट यहाँ कहीं पर ये नोह हमको जगह देखने को मिलता है, नोह, इस जगह पर कहीं पर हमको ये नोह देखने को मिलेगा, नोह। ठीक है, तो तीसरा लोकेशन हम यहाँ पर याद रखेंगे नोह का। ठीक है, ये आपका भरतपुर के आसपास देखने को मिलेगा, भरतपुर, ठीक, राजस्थान।
तो भरतपुर राजस्थान का जो नोह वाला जो इलाका है, ये भी आपका इसी तरीके से, जैसे ये धातुमल वाला जो लोकेशन है वो हमको देखने को दिखाता है। काले और लाल रंग के जो मृदभांड है वो हमको यहाँ से देखने को मिलता है। लोहे यहाँ से भी प्राप्त होते हैं, और यहाँ से जो लोहे की प्राप्त तिथि है वो थोड़ी सी पुरानी भी है। ईसा पूर्व 1400 के आसपास अगर आप देखोगे, यहाँ से जो लोहे का अवशेष मिलता है, यहाँ से जो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं वो 1400 ईसा पूर्व, 1400 बिफोर क्राइस्ट के आसपास का मिलता है। तो आप काफी करीब में पहुंच रहे होंगे यहाँ पर। जो ये है वैदिक जो कल्चर है वहाँ, है ना, तो उसके आसपास आप काफी हद तक पहुंच रहे होंगे अगर आप देखें तो। अतरंजी खेड़ा बेटा एटा में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा की अगर हम बात करें तो अतरंजी खेड़ा की जो लोकेशन है वो क्या है, एटा है। ठीक है। हस्तिनापुर मैंने आपको बताया था मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ है। अतरंजी खेड़ा कौन सी जगह है, एटा वाली लोकेशन में पड़ेगा। ठीक है। तो ये 2-3 लोकेशंस आपको याद रहेंगी, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए एग्जाम में भी कभी पूछी जा सकती हैं। ठीक। और इसी के बाद माना जाता है कि अब इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन आप याद रख सकते हो जो बहुत फेमस हो सकती है, आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक बहुत फेमस लोकेशन है। आलमगीरपुर से चित्रित धूसर मृदभांड हमको मिलते हैं। आलमगीरपुर हमको यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा, तकरीबन इस जगह कहीं पर, ये लोकेशन है आलमगीरपुर। ये भी मेरठ वाला ही लोकेशन है, ये भी मेरठ वाला ही लोकेशन है, आलमगीरपुर। ठीक है। तो यहां से भी लोहे के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, तो आप आलमगीरपुर लिख सकते हो, आलमगीरपुर मेरठ। यहां से भी आप इसी के साक्ष्य लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोपड़ वगैरह के जो इलाके हैं वो भी लोहे से माने जाते हैं, हालांकि ये सैंधव सभ्यता के इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से भी माने जाते थे। हस्तिनापुर से काफी ज्यादा सामग्री हमको देखने को मिलती है, बहुत सारी सामग्री हमको देखने को मिलती है जो लोहे के मतलब ज्यामितीय आकृतियां बनाने वाले जो चीजें हैं उससे निर्मित तमाम प्रकार की चीजें मतलब हमको वहां पर देखने को मिलेंगी। हस्तिनापुर में वैसे तो देखा जाए तो लोहे के अलावा दूसरी चीजें भी देखने को मिलती हैं, जैसे घोड़े की अस्थियां वगैरह जो हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं, वो भी वहीं पे ही देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसी जगह पर एक, जहां पर आप हस्तिनापुर देखते हो वहीं पे थोड़ी दूर पे अल्लाहपुर पड़ता है मेरठ में। अल्लाहपुर से भी कुछ पॉइंट्स हमको देखने को मतलब कुछ लोहे की अस्थियां, लोहे की साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलते हैं। अल्लाहपुर मेरठ में हिरण के भी कुछ संकेत हमको देखने को मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा जो एटा में है, भरतपुर में जो है, यहाँ पर भी कुछ मैंने आपको बताई दिए लोहे के साक्ष्य हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब हैं वहाँ पर, मतलब अच्छे खासे। तांबे की भी कुछ जानकारी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, पर तांबा हमें उतना बताना नहीं है। तो इनके जो औजार हैं वो कैसे हैं, मतलब इसमें तीर, तलवार, भाले, कुल्हाड़ियाँ, दतियाँ, धारदार हथियार जिसमें दरेत होती हैं, फलकदार हथियार, चिमटे, सरिया, ऐसे ऐसे टाइप की चीजें हमको देखने को मिल रही आसानी से। ठीक है। तो ये लोकेशंस हमको वहां पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कुछ और भी लोकेशंस हैं जो जो मध्य गंगा घाटी के आसपास हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जखेड़ा एक जगह है, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको अहिछत्र, अहिछत्र, जखेड़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक अहिछत्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, अहिछत्र, जखेड़ा, यहाँ कहीं पे जखेड़ा लोकेशन पड़ती है, अहिछत्र लोकेशन है। अहिछत्र वाला जो हिस्सा है ये आपका बरेली में पड़ेगा, बरेली में। जखेड़ा वाला जो हिस्सा है ये आपका कासगंज में पड़ेगा, कासगंज। यहाँ से भी कुछ लोकेशंस आप याद रख सकते हो, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, क्या नाम है, लौह स्थल के तौर पर आप याद रख सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आगरा के पास में एक जगह पड़ती है बटेश्वर, आगरा के पास में एक जगह पड़ती है
बटेश्वर। ठीक है, तो जो बटेश्वर है वो मतलब वो भी जो है, यहां से भी लोहे के लोकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही मतलब फेमस लोकेशन है ये। तो यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ये जगह है बटेश्वर, आगरा। आगरा यमुना नदी के किनारे बटेश्वर एक बहुत ही फेमस जगह है। नूह मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है। और है ना, नूह मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा खलोआ एक जगह आपको देखने को मिलेगी, खलोआ। खलोआ ये आपका चंबल नदी के किनारे पड़ता है, खलोआ। ठीक, खलोआ भी बहुत ही फेमस जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बहुत फेमस लोकेशन आप लिख सकते हो, काम्पिल्य। काम्पिल्य, ठीक है, काम्पिल्य भी बहुत ही फेमस लोकेशन है। काम्पिल्य फर्रुखाबाद के रूप में आप लोगों ने सुना होगा एक जगह, तो वही है काम्पिल्य। पुराने समय में उसको काम्पिल्य कहा जाता था, आज के समय में आप इसको फर्रुखाबाद कह सकते हो, फर्रुखाबाद। तो ये काम्पिल्य वाला जो लोकेशन है वो यही है, यहाँ पर गंगा नदी के एकदम किनारे ही है ना। काम्पिल्य की जो लोकेशन है वो एकदम गंगा नदी के किनारे हमको देखने को मिल जाती है। तो ये सब फेमस लोकेशन है। अहिच्छत्र भी आपको मैंने बता ही दिया है। और मतलब ये डेवलप्ड इंडस्ट्रीज के तौर पर आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, मतलब तीर और कांटेदार जो हथियार हो सकते हैं वो सब हमको देखने को मिल रहे हैं। रेडियो कार्बन में अगर हम इनके औजारों की तिथि का आकलन करें तो 800 से 400 ईसा पूर्व के आसपास के ये सारे के सारे क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, तकरीबन 800 से 400 के आसपास। अब अगर हम थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलें, मतलब पूर्वी गंगा घाटी की तरफ चलें, तो पूर्वी गंगा घाटी में जो प्रयुक्त संस्कृतियां हैं उसमें आपका मतलब पूर्वी गंगा घाटी कह सकते हो या मध्य गंगा घाटी कह लो, जो भी निम्न गंगा घाटी का जो इलाका है उसमें उसमें सोनपुर जो इलाका है, जो मैंने पिछले वाले जब ताम्र पाषाण वाला इलाका मैं बता रहा था तो उसमें सोनपुर एक जगह बताई थी, गया बिहार में। तो सोनपुर इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सोनपुर याद रहेगा। तो यहां कहीं पे आप मान के चलिए, ये तकरीबन यहां कहीं पे सोनपुर आपका इलाका पड़ेगा, सोनपुर, सोनपुर ये लोकेशन कहीं आपकी सोनपुर की पड़ती है। ये पूर्वी गंगा घाटी इलाके में गया, गया में आपका ये गया, ये कहां पड़ता है, गया। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक लोकेशन है जो मैं कईयों बार नक्शे में आपको दिखा चुका हूं, जिसका नाम है चिरांद, जो कि घाघरा नदी के पास में मिलेगा। गंगा नदी जहां पर घाघरा के पास, घाघरा नदी गंगा से जहां पर मिल रही होगी वहीं पर एक जगह पड़ती है चिरांद। छपरा सराय सारण डिस्ट्रिक्ट मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, तो वही वाला लोकेशन है। ये घाघरा नदी है, यहाँ पर आपको मिल रही है नदी यहाँ पर, तो यहाँ कहीं पे मान के चलिए कि इस जगह पे कहीं पे यहाँ पे चिरांद है, इस जगह कहीं पे। तो आप इसको छपरा लिख लीजिए या सारण डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, चिरांद, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और जहां पर ये गंगा और यमुना मिक्स हो रहे हैं, जिस जगह पर आप, इस जगह पर एक लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण लिख सकते हो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन लिख सकते हो। प्रयागराज में एक बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है झूसी, झूसी, ठीक है जी। ये बहुत ही फेमस लोकेशन आप लिख सकते हो, झूसी, बहुत ही प्रसिद्ध लोकेशन झूसी की, प्रयागराज, प्रयागराज। पूरब की तरफ में अगर आप चल रहे हैं तो झूसी आप लिख सकते हो।
इसी तरीके से सोनभद्र, प्रयागराज से थोड़ा सा और आगे आप चलोगे तो एक सोनभद्र जगह पड़ेगी, उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो आपका पड़ेगा, मान के चलिए कि यहां कहीं पर, इस जगह कहीं पर, इस जगह कहीं पर राजा नल का टीला, राजा नल का टीला, ये लोकेशन, ये आपका राजा नल का टीला, हाँ राजा नल का टीला, ये आपका पड़ता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर पड़ता है? सोनभद्र। सोनभद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही फेमस लोकेशन है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं निश्चित तौर पर इसके लिए। और इसी में एक जगह और आपको ध्यान रखनी है, इसी से थोड़ी एक जगह ऊपर है, एक जगह मल्हार, मल्हार चंदौली जगह पड़ती है, चंदौली। ठीक है, तो मल्हार भी एक लोकेशन है इंपॉर्टेंट, जो लौह संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है पूर्वी इसमें। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन आपको पता चल जाएगा। अब इसी में थोड़ा और पूरब की तरफ अगर हम चले जाएं, निचली पूर्वी गंगा घाटी की तरफ चले जाएं, यही मैप थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया जाए, इसी मैप को अगर हम थोड़ा सा और आगे गंगा नदी को लेकर के चलें, तो यही गंगा नदी जब और आगे जाएगी, जब ऐसे नीचे की ओर जब गंगा नदी जा रही होगी, मतलब इसमें मिक्स हो रही होगी, तब वहां पर पश्चिम बंगाल की तरफ में अगर आप देखोगे, जो पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है, वहां पर पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढीबी आपको जगह मिलेगी। कौन सी? पांडु राजा ढीबी, पांडु राजार ढीबी। तो पांडु राजा डीबी लोकेशन आपकी मान लेते हैं यहां पर है, और इसी से दक्षिण में एक और लोकेशन है जिसका नाम है महिषी दल। इसी से दक्षिण में एक लोकेशन आपकी और हो जाती है जिसका नाम है महिषी दल, ये लोकेशन है। ठीक है जी, तो ये दोनों वेस्ट बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी वेस्ट बंगाल में है, और ये आपका वेस्ट बंगाल में आपका पड़ जाता है मैंने बताया बर्धमान, बर्धमान, पूरी बर्धमान जो जिला है वहां पर। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में आपका ये भी जो पूर्वी मेदिनीपुर वाला इलाका जो है, मेदिनीपुर वाला इलाका जो है उसमें महिषी दल पड़ता है, मेदिनीपुर, मेदिनीपुर वहां पर आपका ये पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी गंगा घाटी जो है, आप देखोगे पूरी की पूरी जो गंगा घाटी है वो भरी पड़ी है, किससे भरी पड़ी है? लौह जो संस्कृति केंद्र हैं उनसे भरी पड़ी है, लौह संस्कृति से। इतना ही नहीं, अगर आप मध्य भारत में थोड़ा सा दक्कन की ओर, इसी मैप में थोड़ा सा नीचे की ओर चले जाएं, मतलब दक्कन की ओर चले जाएं, तो मैंने आपको एक जगह बताई है, मालवा, एरण, नागदा, ये सब जगहें बताई हैं मालवा रीजन में। मैंने आपको एरण बताया होगा जगह, है ना, एरण, पिछले क्लास में मैंने आपको एरण बताया है। एरण से नीचे जाइएगा तो आपको नागदा जगह मिलेगी, नागदा। तो वैसे और नीचे मुझे बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैप में जगह नहीं है, तो आप इसको और नीचे जाकर के बना सकते हैं। तो वहां पर आपको तो एरण और नागदा जो हैं वो लौह केंद्र के तौर पर देखने को मिलेंगे, और यहां से भी आपको कटार, हसिया, चाकू, बाड़ाग्र, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का जो पाषाण स्थल है उसमें जो ये अवशेष हैं जो मैंने आपको बताया, ये 700 से 600 ईसा पूर्व के आसपास के ये वाले स्थल। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ मृदभांड मिलते हैं, जैसे काले लाल मृदभांड वगैरह यहाँ पर भी मिले हैं, कुछ मन के, हाथी दांत के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं।
तो वो सब चीज़ें तो मिलती ही मिलती। तांबे के प्रयोग भी हैं बीच बीच में, अगर आप देखोगे कुछ चमड़े के प्रयोग भी हमको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब आप देखोगे तो दक्षिण भारत में भी इसके प्रयोग हमको देखने को मिल रहे हैं। प्रयोग अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो ब्रह्मगिरी, मास्की, क्या नाम है, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु का जो इलाका है वहां पर मिलेगा, लेकिन इनको हम लोग कवर करेंगे जो आपका बृहत जो पाषाण काल है, महापाषाण संस्कृति जो है उसको उसकी लोकेशन के साथ साथ हम इसको कवर करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो मेगालिथिक कल्चर का होगा, महापाषाणिक संस्कृति का होगा, तो उसको महापाषाणिक संस्कृति में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये गंगा घाटी वाला जो इलाका था आज मैंने आप लोगों को इसी के साथ इसमें रखा है। तो गंगा घाटी के बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो गंगा घाटी के, ठीक है, गंगा घाटी के लौह संस्कृति जो है संस्कृति के स्थल, तो लौह संस्कृति के जो स्थल हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी की सारी संस्कृति अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। सबसे पहले तो कि ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर लें, या तो सीधा टेलीग्राम में जाइए और खोजिए विरत दुबे 01, आराम से मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में अगर आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ना ही है आपको इंस्टाग्राम में भाई, विरत लाइव इस नाम से खोज लीजिए, नहीं तो आप इसे स्कैन कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम में जुड़ जाएंगे। तो आसानी से स्कैन करके जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। कोई भी इनरोलमेंट अगर आप करा रहे हैं, किसी के भी माध्यम से करा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बता दें कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है, जिससे कि मैं फॉलोअप ले करके कंफर्म कर सकूं कि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे यहाँ ज़रूर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर मेरा एनरोलमेंट हो गया है, ज़रूर बता दें, चाहे जैसे भी जुड़े हों आप। तो virad.dubey@studiiq.com, तो एक बार पहले बता दीजिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, और एक बार बाद में बता दीजिए कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है। बस इतनी सी बात है, जिससे कि आप गलत कहीं नहीं, आपको गलत जो है किसी भी तरीके से दिशा में आप नहीं जाओगे। फॉर योर सेफ्टी कंसर्न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई वांट टू टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। और जब आपका एनरोलमेंट हो जाए तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, मैंने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको करनी है। एनरोलमेंट के लिए नीचे लिंक दिए हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैंने कांटेक्ट के लिए अपने जो चैनल्स हैं वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, 12 नवंबर से पहले जुड़ जाइए, शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इन बैचेज में जुड़ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं बैचेज में, और मुलाकात करते हैं अगली सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।